जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 से पहले हिंदू संपत्ति अधिकार अधिनियम से पहले जो है महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था और ऐसा ही सेम सिचुएशन जो है आदिवासी महिलाओं के साथ होता था। तो फिर उन्हीं में से इसी बात पे 1994 का एक मामला आया जिसमें जो है आदिवासी महिलाओं ने, जिसका नाम मधु किश्वरी था, उन्होंने इस पे जो है संपत्ति के अधिकार में महिलाओं की भागीदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी याचिका डाली। तो आज हम इसी में बात करेंगे 1994 का जो मामला था और आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय भी लिया। भारत में लैंगिक समानता और संवैधानिक न्याय की दिशा में एक लंबा सफर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैंगिक समानता को भी प्रभावित कर रहा था और जो है संवैधानिक न्याय की दिशा को भी प्रभावित कर रहा था, क्योंकि जो है संपत्ति का अधिकार अधिनियम जो है ये कहीं ना कहीं हमारे जो मौलिक अधिकार है उसे भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि सभी को समानता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को समान है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। और इसके अलावा मौलिक अधिकार में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके लिंग, धर्म आदि के आधार पे। तो ये जो है संपत्ति में महिलाओं की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को उत्तराधिकारी न मानना कहीं ना कहीं जो है मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। अब जैसे कि बताया गया है कि आदिवासी समाज में बहुत सारी परंपराएं एवं रीति रिवाज है और इनमें एक परंपरा है कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है और यह मामला कहीं ना कहीं संविधान में समानता के अधिकार से टकराता है। तो इसी पे हम देखेंगे मधु किश्वरी केस का परिचय। मधु किश्वरी जो थी वो एक धैया समुदाय से बिलोंग करती थी, जिसमें जो है धैया समुदाय में कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं था। तो इसी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और इन्होंने याचिका डाली तो उस वक्त जो ये बिलोंग करती थी वो उस वक्त के बिहार और आज के वर्तमान के झारखंड में बिलोंग करती थी। वो छोटा नागपुर के एक कस्बे में आती थी। तो वहाँ पे जो है महिलाओं को एक पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी से वंचित किया जाता था और छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम था उस और आदिवासी प्रथाएं थी, वहाँ केवल पुरुषों को ही संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, जो कि उन्होंने ये याचिका में डाला कि इससे जो है भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के विरुद्ध बताया। और उनका ये भी तर्क था कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है और ये जो है हमारा मौलिक अधिकार भी संपत्ति का अधिकार हमें देता है और परंपराओं के नाम पर लैंगिक भेदभाव ये तो अवैध है। उन्होंने इसे अवैध साबित किया था। अब अगर हम बात करें तो उनका कानूनी तर्क क्या था कि संविधान में एक तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन, दूसरा जो है सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है उसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करना, क्योंकि संविधान जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और महिलाओं को संपत्ति से वंचित रखना ये एक तरह से पितृसत्तात्मक सोच का ही प्रतीक है, जो कि सामाजिक असमानता को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। और एक मानना इनका यह भी था कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा। अब इसमें इन्होंने ये बताया कि इसमें ये बताया जा रहा है कि सभी नागरिकों को समान अवसर एवं समान अधिकार मिलने जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या फिर लिंग या फिर जनजाति का हो। और परंपरा या जो रीति रिवाज है वो फिर मूल्यों के ऊपर नहीं हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं इसमें परंपरा को बदला जा रहा है, संविधान इसके लिए कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने इसके साथ ही विधायिका को भी जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि यदि परंपरा भेदभाव कर रहे हैं तो उसे राज्य बदलने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य के ऊपर आती है। तो इससे ये पता चलता है कि राज्य इसमें कहीं ना कहीं जो है अपना दायित्व नहीं निभा रही है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि अदालत ने इसे भेदभाव माना, लेकिन वो जो है आदिवासी स्वायत्तता के कारण सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में सीधा हस्तक्षेप करना आज भी अलाउ नहीं है, जिसके कारण उन्होंने सुधार के लिए कानून में बदलाव की सिफारिश भी की। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो है अब इसका जो परिणाम हुआ वो सामाजिक जागरूकता को वृद्धि। अब किसी भी तरह का अगर किसी भी तरह की घटनाएं अगर हमारे सामने आती है, अगर वो महिलाओं के हित के लिए थे तो उससे जो है सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, क्योंकि इससे पहले जो है लोग कहीं ना कहीं इससे जो है
इसके बारे में नहीं जानते थे, किंतु जब लोगों ने इससे अवेयर होना स्टार्ट हुए तो आदिवासी महिलाओं के अधिकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस समय जो है हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये है कहीं ना कहीं संपूर्ण महिला समुदाय का भी मुद्दा बन गया था, और महिला एवं सामाजिक संगठनों ने संपत्ति में समान हिस्से के अधिकार के लिए मांग उठाना भी तेज किया। अब इससे कानून में भी बदलाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया विधायिका को कि वह महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करे, और जो बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ पे इस दिशा में चर्चा भी शुरू होने लगे, और धीरे धीरे कानून में भी बदलाव होने लगे महिलाओं के लिए को संपत्ति में भागीदारी के लिए। अब इसी के साथ एक संशोधन हुआ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें बेटियों को भी संपत्ति का अधिकार देने वाला बड़ा संशोधन आया। हालांकि यह संशोधन जो है आदिवासी महिलाओं पर सीधे रूप से लागू नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे आदिवासी समुदाय ने भी इसे अधिनियम को नहीं माना, जिसके खिलाफ आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की नींव जो है मजबूत हुई। मधुकेश्वरी केस के बहस के दौरान 2022 में कोर्ट ने सीधा कि अगर किसी को आपत्ति है तो पहले उस पर याचिका दर्ज की जाएगी कि जब ये जो प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो ये गलत है। अब इसी के साथ देखें तो इसका महत्व अगर हम देखने की बात करें तो इसमें जो निष्कर्ष आता है वो परंपरा बनाम संविधान आता है, कि अगर कोई परंपरा जो है अगर वो गलत है, उससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार और उसका जो व्यक्तिगत अभिमान है उसको अगर ठेस पहुंच रही है तो उसे बदला जा सकता है। और आदिवासी महिलाओं को इसी के साथ न्याय एवं समानता मिली, और ये जो है 1994 से 2022 के संघर्ष का परिणाम है। अब इसी में एक प्रेरणादायक संदेश की अगर हम बात करें तो न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन जो है अंधकार को उजाले में बदलने की जो राह है वो कहीं ना कहीं कानून से ही निकल सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कानून पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि देरी तो हो सकती है लेकिन कानून हमें हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।